आय थी वो क्या हो गई आपकी घट गई। तो आय घटने पर अब 1 रुपए में 10 पैसे खरीदे थे ना, अब 1 रुपए कितनी खरीद लो? 8 खरीद लो। तो अगर ये डिमांड ओपन किसी को तो अब 1 पर 10 थी और 1 पर 12 थी, अब 1 पर कितनी रहेगी? 8। जब ये सब कम कम हो जाएगा तो एक नया क्रम अंतर क्या जाएगा इसमें? D2 हो जाएगा। बस में रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब तुम लोगों को पूछेगा अंतर कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर है, तो बताना सबसे पहले कि मांग का नियम लागू होता है या मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें मांग वक्र एक ही वक्र पर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसमें मांग वक्र क्या होता है? बढ़ने पर बढ़ता है, दाएं साइड जाता है और बढ़ने पर बाएं साइड शिफ्ट हो जाता है। देख लो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिखाई गया था नहीं सब? और ये क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। समझ आ रही है? इसका मतलब लोगों की आय घट जाए, मांग का नियम नहीं है यहाँ पर। अब लोगों की आय घट गई, जनसंख्या घट गई वहां पर, ठीक है ना, या और भी कुछ इसमें परिवर्तन हो गया, जो भी अन्य बातें स्थिर थी वो सब क्या बातें हो गई आपकी अस्थिर हो गई। तो अस्थिर में मतलब क्या हुआ? बढ़ी नहीं हो गया है, जनसंख्या बढ़ी नहीं, जनसंख्या घट गई, आय घट गई, ये और भी उसकी जो स्थानापन्न वस्तु थी उसके घट गए, तब जाकर के इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा कि आपकी डिमांड क्या हो जाएगी आपकी। देख लो सब डायग्राम बना के दिखा लो यहाँ पर, टेबल बना करके, ठीक है ना। तो डायग्राम बना दिया हूँ, टेबल बना दिया हूँ कि इसमें मांग वक्र सिर्फ एक ही रहता है और फिर मांग वक्र बढ़ने पर दाएं साइड और घटने पर बाएं साइड हो जाएगा, शिफ्ट कर जाता है ये, ठीक है ना। तो ये इसके मेजर डिफरेंस हैं कि क्या क्या इसमें होता है। ये समझना पड़ेगा कि मांग का नियम चालू होगा बाबू, ये कि मांग का नियम लागू होगा तो क्या चलेगा आपका? मांगे की मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में, यहाँ पर मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन होगा, ठीक है, समझ आ रही है? तो इसी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब एक बात बुक के हिसाब से देख लो कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में क्या लिखा हुआ है। सबसे कह रहे हैं मांग का विस्तार। अच्छा, इसमें जो वर्ड यूज किया था उसको क्या करते हैं उसको भी बता देता हूँ। मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, क्लियर है? और इसमें देखो जो वर्ड यूज किया था क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं मांग में वृद्धि, मांग में कमी। देख लो ना क्या वर्डिंग हो रही है, वर्डिंग रखे देखो। विस्तार का मतलब होता है फैलाव। यहाँ पर वृद्धि, ये तो दिमाग में आएगा कि वृद्धि होती है, लेकिन संकुचन कमी, और यहाँ पे क्या लिखा है? कमी लिखा गया है। तो संकुचन मतलब कमी होती है, लेकिन उसकी देखो दोनों को मेजर जब डिफरेंट करोगे ना तो वर्डिंग यही यूज करना है, मैं यूज किया हूं इस टाइम। इसमें मांग में विस्तार और मांग में संकुचन बोला जाएगा, और फिर मांग में वृद्धि और मांग में कमी। इसको मतलब मांग में विस्तार का मतलब वृद्धि होगी, मांग में संकुचन मतलब कमी होगी, नहीं, वर्डिंग का भी खेल है ये सब क्या है? वर्डिंग का खेल है, समझ रही बात? यानी कि तो पहली बात इकोनॉमिक्स वैसे ही है, इकोनॉमिक्स पढ़ ले, उसमें वर्ड में भी खेलो आप बैठ करके। इस संकुचन कहेगा तो ये नहीं कमी, तो कमी लिखे तो गए उस चीज में चले जाओगे, उसमें उसके अपवाद में चले जाओगे तुम लोग, तो उसकी वर्डिंग भी समझनी है। तो लिखा है इसमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मूल्य घटता है तो मांग में क्या होगा? विस्तार, मांग बढ़ जाती है। मूल्य अगर बढ़ता है मांग में क्या होगा? संकुचन। अब मूल्य घट नहीं बढ़ रहा है, मूल्य तो स्थिर है। अब लोगों की आय बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा? मांग वृद्धि होगी। और लोगों की आय घट गई, जनसंख्या घट गई, कमी। समझ आ रही है? हाँ जी। तो देखो लिखा गया यहाँ पर मांगे की मात्रा में परिवर्तन, कर मांग का विस्तार। जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, इस स्थिति को मांग का विस्तार कहते हैं। मांग का संकुचन, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं, ठीक है। अब मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकना, देखो मांग वक्र खिसक रहा है ना, दाएं बाएं हो रहा है ना, इसमें मांग वक्र खिसक नहीं रहता, वो उसी पर रहेगा। मूल्य बढ़ेगा तब भी उसी पर रहेगा, मूल्य घटेगा तब भी उसी पर रहेगा, यानी इसी पर बस बढ़ता रहेगा, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। इसमें डबल नहीं बन सकता है, बना के देख लेना कभी भी। 1 पेपर 10 है, 2 पेपर 8 हो गई, 3 पेपर 6 हो गई, 4 पेपर 4 हो गई, 5 पेपर 2 हो गई, तो इतने ही पर घूमेगा वो, बढ़ेगा। फिर मान के चलो 4 पे हो गया, 3 पे हो गया, 2 पे हो गया, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है वो आपका? घट रहा है, तो इसी में न जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? जब मांग में परिवर्तन होगा तो इसमें मांग वक्र एक तरह शिफ्ट होगा दूसरी तरफ, इसमें क्या कहते हैं? शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है, मांग में वृद्धि इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में हुई परिवर्तन के, देखो लिखा है जब कीमत के अतिरिक्त, यानी कीमत में नहीं परिवर्तन हो रहा है, कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अलावा अन्य तत्वों में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है, तो इसे वस्तु की मांग में वृद्धि कहते हैं। और वस्तु मांग में वृद्धि करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। अब वस्तु की मांग में वृद्धि करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो तुम लोग ये जो
मान्यताएं है ना, वही मान्यता समझ जाना। बता रहे हैं यहाँ पर सामान्य वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। ये सब उसी में जो जो उसकी बातें क्या थी, अन्य बातें स्थिर थी, वो सब क्या हो गई है, अस्थिर हो गई है मनमाने तरह से। मांग में कमी करे, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर हुए परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग घट जाती है तो इसे वस्तु की मांग में कमी कहते हैं। वस्तु की मांग में कमी निम्न तत्वों में हुए परिवर्तन के कारण हो सकती है। जो ऊपर 3 था ना, उसी को उलट देना यहाँ पर। इसमें लिखा है निम्न किस्म की वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होगी, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी। तो जो वहाँ पर बताया गया था ना कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि और यहाँ पर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें याद रखना तुम लोग। चलो बस ये था हम लोगों का मांग के नियम की बात बता दी गई कि मांग के नियम क्या है, मांग के नियम की विशेषताएं क्या है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, मांग के नियम की अपवाद क्या है, मांग में मांगी गई मात्राएं परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर है। बाकायदा डायग्राम के द्वारा उसको लिख करके समझ करके समझा दिया गया है, लिखा भी है। उसी चीज को जब तक पढ़ोगे नहीं हो पाएगा, तुम जाकर पढ़ते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो। और जितना ये बताया गया ना है, ये जितना बताया हो तुम लोगों को, अगर ये ऐसे लिखा है, घर पर चले आते 100 बार इसको पढ़ते तब भी नहीं समझ में आता। नहीं समझ, लैंग्वेज की बात नहीं है, इस समझ में नहीं आती डिफरेंट है क्या, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कर दिया हूँ यहीं से। अगर ये लाइन समझ में आ गई, जो मैंने हेडिंग लगी हुई है, मांग का नियम लागू होता है और या मान लिया नियम लागू नहीं होता है, अगर ये लाइन समझ तो समझ में आ जाएगी। नहीं तो 100 बार तो इसी को पढ़ते हैं, क्या साला समझ नहीं आएंगे। जिससे भी पूछते हैं हाँ फलवा तुम पढ़े, हाँ डेगना तुम पढ़ लियो, क्या मतलब है, अरे कुछ नहीं वैसे लिख देना है और पेवन पा करके। लेकिन आप और पेवन नहीं है, तुम सही और पा जाओगे इसका। क्लियर है? अब आता है इसमें हम लोगों का मांग की लोच। मांग की लोच सर जब तक स्टॉप कर दें। हाँ हाँ काहे नहीं। तो बताओ ना, अब इलास्टिसिटी देखो, 10 बजे देखो मांग की लोच, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच किसको कहते हैं? इलास्टिसिटी। अभी जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ध्यान दो, अभी जैसा कि हमने देखा कि जब मूल्य में परिवर्तन होता है या आय में परिवर्तन होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है, तो उसकी मांग में परिवर्तन होता है। तो उसके मांग में परिवर्तन होने की वजह से या उसके मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से, जनसंख्या में परिवर्तन होने की वजह से, उसकी आय में परिवर्तन होने की वजह से या और भी बहुत सारी वजह से उसके जो मांग में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को मापा जाता है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। कि अगर मूल्य में इतने % परिवर्तन हुआ तो उसकी मांग में कितनी % परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन को मापने के लिए जो हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोच। तो मांग की लोच यानी मांग के परिवर्तन को मापने के लिए जो हम लोग सापेक्षिक माप यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मांग की लोच। यानी एक मेजरमेंट है ये क्या है? एक मेजरमेंट है, एक माप है, ये माप पैमाना एक तरह से कह सकते हो कि कितना मतलब उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ तो कितना उसके मांग में परिवर्तन हुआ। इसको मापने के लिए जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो मेजरमेंट यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांग की लोच बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर कि अगर 1 रुपये में आपकी कितनी में दी थी? 10 की। अब 2 रुपये में कितनी ले रहे हो? 8 की। तो अगर मैं कहूँ कि कितना % उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ? 2%। कितना %? 50। नहीं सर, 100 के साथ देखें तो 20%। अच्छा मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? 20%। 100%। अच्छा हाँ, 1 से 2 रुपया हो गया, यानी कि अगर 1 रुपया 100 ऐसा हुआ है, 2 रुपये डबल कर दोगे तो 100% नहीं बढ़ोगे? यस सर, यस सर। डबल करोगे। 2%। अब अगर मैं लेके चलता हूँ कि अगर आपके मूल्य में 100% वृद्धि की गई तो क्या आपकी डिमांड 100% बढ़ गई? नहीं, 20% घटी। ये मापने के लिए एक मेजरमेंट यूज किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मांग की लोच बोलेंगे। अभी बताऊंगा तुम लोगों को मांग की लोच कैसे मापी जाएगी, उसका फार्मूला तुम लोग जैसे निकाले ना वो वैसे निकालोगे, लेकिन बताऊंगा तुम लोगों को ये क्या है आपकी मांग की लोच। चलो
अब बुक से पहले देख लो तो उसके बाद इसके टाइप से बताता हूँ। देखो मांग की लोच का क्या अर्थ है। बताया गया यहाँ पर वस्तु की मांग की मात्रा में, वस्तु की मांग की मात्रा में उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत तथा अन्य कारणों से जो परिवर्तन होता है। देखो ना किसमें मात्रा में परिवर्तन होता है। कराएगी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत तथा अन्य कारणों से जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच या मूल्य सापेक्ष यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो प्रोफेसर मेयर ने भी क्या कहा है, उनकी भी जबानी सुन लो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी दिए हुए मांग वक्र पर, ये हमारे पास मांग वक्र था, ये बनाया गया था ना, किसी दिए हुए मांग वक्र पर मूल्य में होने वाले, इसमें सिर्फ मूल्य को दे रहा है और वहां पे क्या लिखा था, मूल्य भी लिखा था, कीमत भी लिखा था और अन्य कारण भी लिखा था कि अगर ये परिवर्तन होते हैं तो मांग में परिवर्तन होता है। ये सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं, प्राइस को। ये कह रहे हैं कि किसी दिए हुए मांग वक्र पर मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की हुई मात्रा में परिवर्तन की माप को मांग की लोच कहते हैं। यानी कि मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग मांग की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें एक वर्ड आया, इसमें मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच के जो प्रकार है तुम लोगों के पास, देखो होता नहीं है प्रकार नहीं होता है, लेकिन क्या है कि बना दिया गया, बाद में अर्थशास्त्री सवाल डाल दिए। सही माने में जब भी मांग की लोच की बात की जाए ना तो मांग की मूल्य लोच की बात की जाती है। इसकी मांग की मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी मूल्य लोच, यानी मूल्य परिवर्तन होने की वजह से मांग में परिवर्तन हो रहा है। बाकी अन्य बातें तो हमने छोड़ दिया था, वो स्थिर है, लेकिन अब अन्य बातें अस्थिर हो जाएं तो उसमें भी लोच का प्रकार डाल दिया। विद्वान जब आए करे नहीं, जब उसका अपवाद डाले हो, उसकी मान्यताओं को जब हटाओगे तो लोग जनसंख्या बढ़ जाए, आय बढ़ जाए या अन्य जो और भी कारण थे उनमें परिवर्तन अगर हो जाए तो उसमें भी तो मापेंगे, तो उसमें भी तो कुछ वृद्धि घटोतरी हुई, तो हाँ हुई तो क्या उसको लाइस नहीं कहोगे, चलो ज्यादा मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, चलो होगी, तो उससे क्या रखोगे, उसका नाम आड़ी लोच, तिरछी लोच। देखो रखा गया, देख लो भाई देख लो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आड़ी लिखा है, आड़ी लोच, किसी को तिरछी लोच भी कहते हैं। मांग की आय लोच, इसका मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा इस टाइम आज तुम लोगों को। देखो यार कितने प्रकार की बताया हो गई, तीन। एक होगी सबसे पहले मांग की कीमत की लोच, कीमत लोच शुरू करते हैं, मांग की कीमत की लोच, मांग की कीमत लोच। चलो देख लो एक बार, मांग की कीमत लोच, कीमत या कीमत लोच, मूल्य लोच कहते हैं। दूसरा क्या आया, मांग की आय में लोच, ये कीमत की जगह क्या हो जाएगा, आय लोच। और तिरछी और आड़ी, तिरछी या पागल तुम लोग का समाधान है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अभी तुम लोगों को जानते हो क्या है, दिमाग खुला नहीं है, सही बता रहा हूँ। यस सर, दिमाग खुला बहुत संकुचित है, बहुत कम सोचते हो और जो सोचते हो बहुत संकुचित सोचते हो। हाईवे में नहीं और अभी जो चलती है क्लासेस वो क्या कहते हैं, बायो वगैरह की, बायो वगैरह में जब हर चीज खोल खोल के बताई जाती है तो उसमें जो है लड़के ब्रॉड माइंडेड होते हैं, इस तरह के सब दिमाग नहीं होते हैं, उनको सामने रहता है तो वो उसको समझते हैं कि नहीं होता है खुद अगर टीचर बनाएगा नहीं तो क्या होगा। यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है लेकिन बना दी जाती है, हो रही है यहाँ पर बातें हो रही है उस तरह की, खोल करके बताया जा रहा होगा हर एक चीज को वहाँ पे बायो में, वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं होती है और यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, सब टॉपिक हो नहीं है, जबरदस्ती टॉपिक बना देते हैं। आई सेक्टर तो बायो पढ़ाएंगे समझ नहीं। और जब एलएलबी करने जाओगे तो एलएलबी में बड़े बहुत सारे केसेस रहते हैं, क्या रहता है, मतलब जब कोई पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद कोई केस रहेगा, उस केस को बताना रहेगा, बाकायदा लिखा भी जाता है एग्जाम में, ये केस था, तो केस भी अलग अलग तरह का रहेगा। अब उसमें भी अगर ब्रांड माइंड लड़के ना रहे ना तो फिर वही रहेगा, सर ऐसे बता दी टीचर, सब चीज़ उसमें बताई जाती खोल करके। भाई पढ़ने के लिए आयो, सीखने के लिए आयो, तो इसमें बताने के अगर शर्म करेगा टीचर और लड़के अगर उसको लेने में शर्म करेंगे तो फिर दिक्कत हो गए काम,
यस सर। तो इसलिए उसको ब्रांड मान लेते मेरे में हैं। शर्म और मत यहाँ कर। पर मैं कह रहा हूँ कॉमर्स में तो ये चीज है ही नहीं, है ही नहीं, उसको जबरदस्ती बना दिया ये गया सब भाई। पर डॉक्टर बनेंगे ना कॉमर्स पढ़ के डॉक्टर चलो देखो। हाँ मत यार ये था हम लोग मांग की लोज समझ गए ना कि मांग की लोज क्या होती है, यानी मांग के मूल्य में या मांग की कीमत में या अन्य कारणों से जो परिवर्तन होता है उसके मांग प्रतिशत में होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग हैं, मांग की लोज बोलते हैं। ठीक है ना, एक तरह से मेजरमेंट है, एक पैमाना है, इससे मापा जाता है कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कितने परसेंट उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ तो कितने परसेंट उसके मांग में परिवर्तन हुआ। अगर आय लेके चलोगे तो कितना परसेंट उसके आय में वृद्धि हुई तो उसके डिमांड में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। अगर मैं उसकी बात करता हूँ आड़ी या तिरछी लोज की, तो इसकी सब्स्टिट्यूट गुण से बात मानी जाएगी। अगर इसके सब्स्टिट्यूट गुण से में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ तो इसके में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये सब चीजें मैं कल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना, अभी तुम लोग बताने लायक नहीं हो अभी आज।